आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसोजीन। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सर्वांग सम आकृतियों के आगे के भाग में त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि कौन सी आकृतियां हमारी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। जिन आकृतियों के सभी अंग यानी भाग समान हो वो आकृतियां हमारी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास दो आकृतियां हैं जिन्हें हम घनाभ कहते हैं। इनकी शेप एक जैसी है परंतु इनके साइज में अंतर है, इसलिए ये हमारी सर्वांग सम आकृतियां नहीं हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो बेलन हैं जिनके साइज में फर्क है या अंतर है, इसलिए ये भी हमारी सर्वांग सम आकृतियां नहीं हैं। यदि हम इन दो त्रिभुजों को देखें, ये त्रिभुजें एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं। इनके सभी भाग बराबर हैं, इसलिए ये हमारी सर्वांग सम आकृतियां हैं। इसके अलावा हम यदि दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो आप अपने हाथों को देख सकते हैं। एक हाथ दूसरे हाथ के पीछे रखने पर वह पूरी तरह से आगे के हाथ को ढक लेता है और हम कह सकते हैं वो हमारी सर्वांग सम आकृतियां हैं। आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम पढ़ेंगे, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है त्रिभुज में कौन कौन से भाग हैं। यदि एक त्रिभुज को हम देखें, आप देखेंगे इसमें हमारे पास तीन भुजाएं हैं और तीन कोण हैं। हम कह सकते हैं हमारे पास त्रिभुज में कुल 6 भाग हैं। यदि हमारे पास एक त्रिभुज दी हुई है और उसके 6 भाग दूसरी त्रिभुज के 6 भागों के बराबर हैं तो हम कहेंगे दोनों ही त्रिभुजें सर्वांग सम हैं। यहां हमें एक त्रिभुज ए बी सी दी हुई है और यहां एक त्रिभुज डी ई एफ है। क्या आप बता सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं या नहीं? यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों और इसके तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों, कहने का अभिप्राय इस त्रिभुज के 6 भाग और इस त्रिभुज के 6 भाग बराबर होंगे तो वे त्रिभुजें हमारी सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। इससे पहले हमने रेखाखंड और कोण की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। यदि दो रेखाखंड समान लंबाई के हैं तो वो रेखाखंड हमारे सर्वांग सम है और यदि दो कोणों की माप बराबर है तो वे कोण भी हमारे सर्वांग सम हैं। आइए देखते हैं क्या ये दोनों त्रिभुजें हमारे पास सर्वांग सम हैं। सबसे पहले हम एक कटिंग लेते हैं और इस त्रिभुज के ऊपर रखते हैं। आप देख सकते हैं ये कटिंग इस त्रिभुज के ऊपर बिल्कुल पूरी आती है और इस त्रिभुज के भी ऊपर पूरी आती है। दोनों का साइज एक जैसा है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, शेप और साइज दोनों ही यदि हमारे एक जैसे हों तो वे आकृतियां हमारी सर्वांग सम होती हैं। अब हम देखेंगे सर्वांग समता को हम किस प्रकार दर्शाते हैं। यहां हमारे पास है त्रिभुज ए बी सी और ये हमारा सर्वांग समता का चिन्ह है त्रिभुज डी ई एफ। अब हमें इनके भागों को किस प्रकार लिखना है हम वो देखते हैं। यदि हमारे पास दो त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। कोण ए और कोण बी हमारे पास बराबर होंगे। कोण बी और कोण ई यहां कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। यदि हम भुजाओं की बात करें, भुजा ए बी की संगत भुजा डी ई है। ए बी बराबर डी ई होगा। भुजा बी सी की संगत ई एफ है। बी सी और ई एफ भुजाएं बराबर होंगी और इसी प्रकार भुजा ए सी और भुजा डी एफ।
हमें शीर्षों का भी ध्यान रखना है कि कौन सा शीर्ष किसके बराबर है। यहाँ ए शीर्ष हमारा डी के बराबर है, बी शीर्ष हमारा ई के बराबर है और शीर्ष सी हमारा एफ के बराबर है। यदि आप इन्हें एक बार समझ जाएंगे तो इनका नामकरण करने में आपको आसानी होगी। जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारे पास त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं, ये 6 भाग हैं। हमें 2 रेखाखंड दिए हुए हैं जिनकी लंबाई बराबर है, यानी ये हमारे जो रेखाखंड है वो सर्वांगसम है। क्या आप इन रेखाखंडों पर सर्वांगसम त्रिभुजें बना सकते हैं, या क्या आप बता सकते हैं कि उनके लिए हमें किन और भागों की आवश्यकता है जिन्हें बराबर करके हम इन्हें सर्वांगसम कर सकते हैं। आइए हम एक और रेखाखंड लेते हैं और उसके बाद इन बिंदुओं को मिलाते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी बनेगा। इसके बाद हम यहां पर अपनी मर्जी से 2 और रेखाखंड लेते हैं। आप देख सकते हैं केवल एक रेखाखंड बराबर लेने से यदि हम दूसरे 2 रेखाखंडों की लंबाई अलग अलग लेते हैं तो हमारी त्रिभुजों की जो शेप है वो अलग है और साइज भी अलग है। हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ सर्वांगसम नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या हम 2 रेखाखंड बराबर लेने पर सर्वांगसम त्रिभुज बना सकते हैं। सबसे पहले हमने BC के बराबर P Q एक रेखाखंड लिया। आप देख सकते हैं रेखाखंड BC और रेखाखंड PQ हमारे बराबर लंबाई के हैं। अब हम एक और रेखाखंड इसके बराबर जो दिया हुआ है हमें AB में हम लेंगे। यहां पर देखिए हमारे पास AB है और हम यहां पर कहीं भी AB के बराबर यदि रेखाखंड लेते हैं और इसे इस प्रकार मिलाएं तो हमें इस प्रकार की त्रिभुज प्राप्त होती है। हमने BC और PQ बराबर लिया था, AB और PR बराबर लिया। 2 रेखाखंड लेने पर भी हमारी त्रिभुजें सर्वांगसम नहीं बनी। एक बार और प्रयास करते हैं। इस बार हम तीनों रेखाखंड बराबर लेकर देखते हैं। BC और PQ रेखाखंड हमने बराबर लिया है। अब हम AB के जितना एक रेखाखंड लेते हैं इस प्रकार, और तीसरा जो हमारा रेखाखंड है वो हमारा AC है। हम देखते हैं कि AC रेखाखंड की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है। हम उसके बराबर एक और रेखाखंड लेंगे और इस प्रकार हम क्यू पे रखते हैं और अब हमारे पास एक बिंदु आया है और हम इसे P से और Q से मिलाते हैं। यदि आप इस प्रकार बनी हुई 2 त्रिभुजों को एक दूसरे पर रखेंगे तो वो बिल्कुल एक जैसे ही मिलेंगे। यदि हमारे पास एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर होंगी तो वो हमारी सर्वांगसम होंगी। यहां हमने सिर्फ 3 भुजाओं को बराबर लिया है, शेष बचे 3 भाग हमारे पास इनके 3 कोण हैं, जिसमें A कोण R कोण के बराबर होगा, B कोण हमारा P कोण के बराबर होगा और C कोण हमारा कोण Q के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत 3 भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं। इस नियम को हम साइड 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 नियम या भुजा 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 सर्वांगसमता नियम कहते हैं। और यदि हमें इस प्रकार
एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज सर्वांग है और उनके शेष भाग भी बराबर हैं। अभी जैसा कि हमने देखा, यदि हमारे पास एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर हों तो भी वे सर्वांग होती हैं। हमें 6 भागों में से 3 भागों को बराबर करके भी सर्वांग समता त्रिभुजों की प्राप्त हो सकती है। तो इस नियम को एक बार फिर से दोहराते हैं। यदि दिए गए सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। हमने 6 में से सिर्फ 3 भागों को लिया, 3 भुजाओं की सहायता से हमने त्रिभुजों को सर्वांग कर दिया। क्या आप किसी दूसरे तरीके को सोच सकते हैं? यह हमारा SSS नियम था। आइए एक और नियम के बारे में देखते हैं। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो ये त्रिभुज सर्वांग होते हैं। इस नियम को हम SAS सर्वांग समता प्रतिबंध कहते हैं। भुजा कोण भुजा। आइए देखते हैं इस नियम की सहायता से हम किस प्रकार त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज ABC दी हुई है जिसमें हमारे पास BC रेखाखंड के बराबर हमने PQ रेखाखंड लिया है। जैसा कि नियम में दिया हुआ है भुजा कोण भुजा, तो अब हमें इनका एक कोण बराबर करना है। इसके लिए हम B पर बने हुए कोण को देखते हैं और इतनी ही चाप हम P बिंदु पर लगाएंगे। उसके बाद आप देखिए ये इतना हमारा खुला हुआ है और इतनी ही चाप से हम यहां पर एक और चाप लगाएंगे। अब हम प्राप्त बिंदु को P से मिलाते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। और उसके बाद हम भुजा का माप बराबर लेंगे। हमारे पास यहां पर भुजा AB जितनी है उतनी हम यहां पर काटेंगे और इस प्राप्त बिंदु को हम Q से मिलाएंगे। हमने PQ के बराबर BC रेखाखंड और यहां पर यदि हम बिंदु R लिखते हैं, हमारा रेखाखंड AB और PR बराबर है और यहां पर कोण P और कोण B हमारे बराबर हैं। 2 भुजाओं के अंतर्गत हमारा कोण और इन 2 भुजाओं के अंतर्गत हमारा कोण, ये 3 भाग बराबर हैं। और यदि आप कटिंग करके एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो आपको इनकी प्रतिलिपि प्राप्त होगी। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगी। तो आपको ये दोनों ही नियम याद रखने हैं, SSS नियम और SAS नियम। अब हम देखेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हमें दिया है और हमें दिया गया है AC और DF। यहां पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं। भुजा AB भुजा DE के बराबर है, भुजा BC और भुजा EF बराबर है और ये त्रिभुजें सर्वांग सम हैं। किस सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग हमने यहां पर किया है? यदि हम देखें AC DF, AB DE और BC EF भुजा के बराबर है। यहां पर एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर दी गई हैं। हमने यहां पर 3 भुजाओं के नियम का प्रयोग किया है। हम कह सकते हैं हमने SSS या भुजा 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 प्रतिबंध का प्रयोग किया है। आपको याद रखना है यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं के बराबर हो तो वो सर्वांग सम होंगी।
इसी प्रकार हमसे पूछा गया है त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज जेड एक्स वाई में यदि जेड एक्स बराबर आर पी, आर क्यू बराबर जेड वाई और कोण पी आर क्यू बराबर कोण एक्स जेड वाई के है, तो हम किस सर्वांगसम प्रतिबंध का प्रयोग करके ये सर्वांगसम कर सकते हैं। यहां देखिए जेड एक्स और आर पी, यहां आर पी, यहां जेड एक्स हमारे पास है, आर क्यू और जेड वाई, कोण पी आर क्यू यहां हमारे पास है और कोण एक्स जेड वाई ये हमारे पास है। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो हम एस ए एस सर्वांगसम प्रतिबंध का प्रयोग करते हैं और इसे हम भुजा कोण भुजा प्रतिबंध भी कहते हैं। हमें देखना है कि हमें तीन भुजाएं बराबर दी गई हैं या दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर दिया हुआ है। भुजा नियम का एक हम क्वेश्चन करते हैं। यहां हमें त्रिभुज ए आर टी और त्रिभुज पी ई एन दी हुई है। हमें दिया गया है त्रिभुज ए आर टी सर्वांगसम है त्रिभुज पी ई एन। हमें एस 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 सर्वांगसमता प्रतिबंध द्वारा बताना है ए आर किसके बराबर है, आर टी किसके बराबर है और ए टी किसके बराबर है। अभी हमने देखा कि यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। यहां पर ए आर भुजा की संगत भुजा पीई है, आप देख सकते हैं ए आर पीई, और हमें ये लिखना है कि ए आर किसके बराबर है, वो पीई के बराबर है। आर टी की यदि हम बात करें आर टी, और यहां पर आर टी देखते हैं इसका कोरेस्पोंडेंस इसके साथ है ई एन के बराबर है, तो आर टी भुजा ई एन के बराबर होगा। उसके बाद ए टी हमारा पी एन के बराबर है। आप यहां नाम से देख सकते हैं कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण आर कोण ई के, कोण टी कोण एन के, और इसी प्रकार ए आर पी के बराबर, आर टी हमारा ई एन के बराबर और ए टी पी एन के बराबर होगा। इस प्रकार आपको भुजा सर्वांगसमता प्रतिबंध का प्रयोग करना है। अब हमें एक आकृति दी हुई है ए पी क्यू एम। यहां पर हम देख सकते हैं ये कोण हमें इसके बराबर दिया है और ये भुजा इसके बराबर दी है। हमें त्रिभुज ए एम टी और त्रिभुज ए एम क्यू को सर्वांगसम दर्शाना है और इनके कारण बताने हैं किस कारण से ये बराबर है। सबसे पहले देखिए टी एम बराबर क्यू एम, ये हमें दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ये हमें आकृति में दिया है। कोण पी एम ए ये कोण और कोण क्यू एम ए ये कोण हमें बराबर दिए हुए हैं। आप लिखेंगे ये भी हमें दिया है। ए एम भुजा ए एम पी त्रिभुज में भी है और ए एम क्यू त्रिभुज में भी है। इसे हम लिखेंगे ये हमारे पास उभयनिष्ठ है। इस प्रकार हमने तीन भागों में से दो भुजाएं और उनके बीच का कोण लिया है। हम कहेंगे त्रिभुज ए एम टी सर्वांगसम है त्रिभुज ए एम क्यू के। हमने किस नियम का प्रयोग किया, दो भुजाएं और बीच का कोण, इसकी दो संगत भुजाएं और बीच का कोण, ये हमारा एस ए एस सर्वांगसमता नियम है। अब आपके सामने आपका होमवर्क है। सबसे पहले प्रश्न में हमें दो त्रिभुज दी हुई हैं और हमें बताना है क्या दी हुई त्रिभुजें सर्वांगसम है। आपको उनकी तीन तीन भुजाओं के माप दिए गए हैं और आपको बताना है यदि वे सर्वांगसम हैं तो उनके कौन से भाग बराबर हैं और कौन से प्रतिबंध के अंतर्गत वे सर्वांगसम हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमें दो त्रिभुजें दी हुई हैं जिनमें दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं और त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम है त्रिभुज एम एन एल। आपको बताना है भुजा एक्स वाई किस भुजा के बराबर है, वाई जेड किस भुजा के बराबर है और कोण एक्स वाई जेड किस कोण के बराबर है। धन्यवाद।